हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है। बट एक चीज ध्यान रखना, जावा लैंग्वेज का जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी वाला जो बिहेवियर है वो कई छोटे छोटे कंसेप्ट पे वर्क करता है जो कि जावा का पार्ट है। मतलब जावा ऐसे ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं बन गई है, उसके बैकग्राउंड में कई प्रिंसिपल वर्क करते हैं। बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको उन सारे प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा, मैं उनके डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हम जावा के इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग फेज में हैं। तो जो कंसेप्ट मैं आपको शायद बताऊंगा, हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपके माइंड में समझ में ना आए। तो दैट्स वाई उन कंसेप्ट को जब हम वो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तो उस समय हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कंसेप्ट कैसे वर्क करता है और ये कंसेप्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी में क्या रोल प्ले करता है। डन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इससे बोला जाता है वोरा। वोरा का मतलब क्या होता है? राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब आपका जो कोड है, आप जो प्रोग्राम लिखोगे उस प्रोग्राम को लिखो कितनी बार? केवल और केवल एक बार, और उस कोड को आप जिस प्लेटफॉर्म पे चाहो उस प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। अगर मैं सी और सी प्लस प्लस की बात करूं तो उसमें ऐसा नहीं होता था। अगर आप मान लो एक प्रोग्राम लिख रहे हो किस ओएस के लिए? विंडोज के लिए, तो आपको वहां पर अलग कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो लाइनक्स के लिए तो इसी कोड को यहां पर आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? लाइनक्स के अकॉर्डिंग। और अगर आप इसी प्रोग्राम को लिख रहे हो किसके अकॉर्डिंग? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसी प्रोग्राम को आपको अगेन क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। मतलब एक ही प्रोग्राम हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट नहीं करेगा। मगर जावा लैंग्वेज की बात किया तो जावा लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। जावा लैंग्वेज एक प्रिंसिपल पर वर्क करती है जिसे बुलाता है वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक अलग कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक सिंगल कोड लिखोगे और वही कोड मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। आपको बार बार हर ओएस के अकॉर्डिंग अलग कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। डन? तो उम्मीद करता हूं कि आपको राइट वंस और रन एनीवेयर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। डन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं, जावा लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे? तो इसके बैकग्राउंड में एक प्रिंसिपल वर्क करता है, इसे बोला जाता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। मान लो कि कोई पर्सन है, ये एक भाई साहब है। इन भाई साहब की अगर बात की जाए तो मान लो इन भाई साहब का नाम है फॉर एग्जाम्पल संदीप। डन? ये संदीप भाई साहब है। अब संदीप भाई साहब की बात की जाए बेटा तो मान लो कि इनके पास में एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, और उस कंप्यूटर की बात की जाए तो इन्होंने क्या करा है? इन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपका? मान लीजिए विंडोज। डन? तो इन्होंने क्या कर रखा है? ओएस इंस्टॉल कर रखा है। और ओएस कौन है आपका? विंडोज 10 या विंडोज 11, जो भी आपको लेना ले लो, कोई टेंशन नहीं। डन? इसके बाद में अब आप भैया, अगर संदीप भाई साहब एक डेवलपर है और अगर ये भाई साहब डेवलपर हैं तो इनको अगर जावा में कोड रन करना है तो इनको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? कंपाइलर की। डन? तो यहां पर इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक कंपाइलर इंस्टॉल किया है। डन? और इस कंपाइलर की बात की जाए तो इसे बोला जाएगा JDK। रिमेंबर, जैसे आपने सी लैंग्वेज में अगर वर्क किया हुआ है तो वहां पर आप एक कंपाइलर इंस्टॉल करते हो, उसका नाम क्या होता है? टर्बो कंपाइलर या फिर GCC कंपाइलर। मगर यहां पर क्या होगा? अगर आप जावा पे वर्क करोगे तो वहां पर आपके कंपाइलर का नाम होगा JDK। JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। डन? अब JDK के अलग अलग वर्जन होते हैं, अपन उनके अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, डोंट वरी। डन? तो यहां पर JDK इंस्टॉल कर लिया आपने, तो ओएस कौन है आपका? विंडोज। आपका कंपाइलर कौन है आपका? JDK। बात खत्म। अब मान लो कि जो अजय भाई साहब हैं, इन अजय भाई साहब ने एक प्रोग्राम बनाया इस JDK कंपाइलर का यूज करके। डन? और मान लो ये जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम का नाम क्या? मान लीजिए XYZ.java। रिमेंबर, जैसे अगर आप सी लैंग्वेज में कोडिंग कर चुके हो तो वहां पर क्या होता है? आपके प्रोग्राम का नाम क्या होता है? ABC.cpp या C। अगर आपने पाइथन में वर्क किया हुआ है
तो वहां पर आपके प्रोग्राम का नाम क्या होगा, xyz.py। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में वर्क किया हुआ है तो वहां पे आपके प्रोग्राम का नाम क्या होता है, xyz.js। अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल HTML में वर्क किया हुआ है तो वहां पे फाइल का नाम क्या होगा, webpage.html या htm। तो वैसे ही अगर आप जावा लैंग्वेज में वर्क कर रहे हो तो आपके प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .java। डन। तो यहां पर क्या हुआ, जो संदीप भाई साहब उन्होंने क्या करा, एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम का नाम क्या दिया, xyz.java। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा जो लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, डोंट वरी। मगर यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बोल देता हूं जावा के बारे में। जावा में अगर आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, अगर आपको जावा लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई क्लास। विदाउट एनी क्लास आप जावा में कोई प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। डन। तो मान लो कि हमारे संदीप भाई साहब हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम का नाम क्या भैया, xyz.java, और इसके अंदर उन्होंने क्लास बना दी, ये क्लास है, और इस क्लास का नाम दे दिया मान लीजिए इन्होंने a। डन। और ये क्लास का एक एरिया हो गया, बात खत्म। डन। अब ध्यान देना प्लीज। अब यहां पर जो हमारे संदीप भाई साहब हैं, इन संदीप भाई साहब ने ये जो xyz.java नाम की जो फाइल है, इस फाइल को क्या किया, कंपाइल किया। डन। कंपाइल, जैसे आप सी में प्रोग्राम कंपाइल करते हो, जीसीसी और फाइल का नाम, वैसे यहां पर क्या करा, इन्होंने इस कोड को कंपाइल किया। अब पॉइंट को ध्यान से समझना। नॉर्मली सी में क्या होता था कि जब आप किसी कोड को कंपाइल करते थे तो कंपाइल करने के तुरंत बाद आपको एक फाइल मिलती थी, उस फाइल का नाम होता था a.exe। ये क्या फाइल होती थी, इसको बोला जाता था एग्जीक्यूटेबल फाइल। डन। मगर जब आप जावा के किसी कोड को कंपाइल करोगे तो यहां पर कोड को कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है उसे बोला जाता है क्लास फाइल। मेरा पॉइंट समझिए। यहां पे जावा में अगर आपने कोई कोड कंपाइल किया तो कोड को कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनेगी उसको क्या बोला जाता है, क्लास फाइल। अब मेरे पॉइंट को ध्यान समझना। देखिए यहां पर क्या करा, संदीप भाई साहब ने क्लास बनी, क्लास का नाम क्या दिया, ए। अब नॉर्मली जब अपन कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास नहीं बनेगी, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस बनेंगी। डन। अब यहां पर क्या करा, मान लो संदीप भाई साहब ने दो क्लास बना दी, क्लास ए और क्लास बी। ये क्लास बी यहां से शुरू, क्लास ए यहां पे खत्म। नॉर्मली कोड लिखने का तरीका कुछ ऐसा नहीं होता, कोड लिखने का तरीका अलग होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। डन। अब यहां पे होगा क्या, ध्यान देना प्लीज। तो प्रोग्राम का नाम क्या है आपका, xyz.java, और आपने क्या करा, आपने यहां पे कोड को कंपाइल किया। अब जैसे आप इस कोड को कंपाइल करोगे तो कंपाइल करने के तुरंत बाद आपको एक फाइल मिलेगी, एक नहीं दो फाइलें मिलेंगी। क्यों, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब आप किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो उस प्रोग्राम में जितनी क्लासेस हैं हर क्लास के लिए एक फाइल बन जाएगी। डन। यहां पे कितनी क्लासेस हैं आपके पास में, दो, क्लास ए और क्लास बी। तो यहां पर आपके पास में दो फाइलें बनेंगी। पहली वाली फाइल की बात की जाए तो पहली वाली फाइल का नाम होगा a.class, और दूसरी वाली फाइल बनेगी उसका नाम होगा b.class। डन। ये फाइलें कब बनेंगी, जब आप आपके जावा प्रोग्राम को कंपाइल करोगे। अब पॉइंट को ध्यान से समझना। सी में क्या था कि जब आप कोड को कंपाइल करते थे तो उसके अंदर एक फाइल बनती थी, उस फाइल का नाम क्या था, .exe। डन। क्लियर। मगर जावा की बात की जाए तो जावा में आपको exe फाइल नहीं मिलेगी, यहां पर आपको मिलेगी .class फाइल। और जितनी क्लास होंगी हर क्लास के लिए क्या बनेगी, एक अलग फाइल। मान लो कि आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और उस बड़े प्रोजेक्ट में मान लिया 10 क्लासेस हैं, तो हर क्लास की एक अलग फाइल बनेगी। डन। मतलब पूरा का पूरा जो खेल है वो काहे पे चलेगा, क्लास के ऊपर। डन। वो कैसे चलेगा अपन डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। मगर अभी आप इतना ध्यान रख लो कि हर क्लास के लिए क्या बनेगी, एक फाइल। अब पॉइंट को ध्यान समझना। आपने क्या करा, कोड को कंपाइल किया,
कंपाइल करने के बाद कितनी फाइलें बनी? 2 फाइलें बनी। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 क्लास थी। बात खत्म। अब इस फाइल, जिस फाइल को आपने क्या बोला, डॉट क्लास फाइल, ए डॉट क्लास फाइल और बी डॉट क्लास फाइल, ये जो डॉट क्लास फाइल होती है इसे नॉर्मली बोला जाता है मैजिक ऑफ जावा, जिसे बोला जाता है बाइट कोड। बाइट कोड। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना। अगर मैं इस बाइट कोड की बात करूं तो इस बाइट कोड की खासियत क्या है? इस बाइट कोड की खासियत यह है कि इस बाइट कोड में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। दैट्स इट। जैसे अपन सी में अगर कोई प्रोग्राम बनाते तो क्या होता है, डॉट ईएक्सी फाइल बनी, और ईएक्सी फाइल जो होती है वो विंडोज के अकॉर्डिंग होती है। मतलब उस ईएक्सी फाइल में, ये ईएक्सी फाइल है, इस ईएक्सी फाइल के अंदर क्या होती है, आपके ओएस की इंफॉर्मेशन होती है, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मगर ये जो डॉट क्लास फाइल बनी है जावा कोड को कंपाइल करने के बाद, इस पर्टिकुलर फाइल की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर फाइल में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ना तो विंडोज, ना तो लाइनेक्स, ना तो मैक। मतलब यहां पर आप कोई भी ओएस यूज करो, ये भाई साहब है संदीप जी, इनका ओएस कौन सा था, विंडो 10। अगर यहां पर ये विंडो की बजाय मान लो फॉर एग्जांपल लाइनेक्स यूज कर लेते, और लाइनेक्स के बाद में जो फाइल बनती है डॉट क्लास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी आइदर विंडोज ओएस, इट कैन बी आइदर लाइनेक्स ओएस, इट कैन बी आइदर मैक ओएस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉट क्लास फाइल में आपके ओएस की कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो क्या होगा इस पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल में, इस डॉट क्लास फाइल के अंदर आपके क्लास की, जो भी क्लास आपने बनाई है, क्लास की कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, बाइनरी इंफॉर्मेशन, केवल और केवल आपकी क्लास की। वो मैंने क्या बोला, हर क्लास की अलग फाइल। डन। तो ए नाम की जो क्लास बनी उसके अंदर जो भी कोड आपने लिखा हुआ है, तो इस कोड की बाइनरी इंफॉर्मेशन किस फाइल में जाएगी, ए डॉट क्लास के अंदर। और जो बी नाम की क्लास बनी है इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ उसकी बाइनरी इंफॉर्मेशन किस में जाएगी, आपकी बी डॉट क्लास के अंदर। डन। पॉइंट क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि जो डॉट क्लास फाइल बनेगी, इस डॉट क्लास फाइल में आपके ओएस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। डन। अब प्रॉब्लम, मान लो कि कोई 2 व्यक्ति हैं, समझना एग्जांपल। ये एक भाई साहब है, इन भाई साहब का नाम मान लो फॉर एग्जांपल रवि। डन। और ये एक और भाई साहब है, इन भाई साहब का नाम मान लो फॉर एग्जांपल अजय। ये अजय कभी भी आया था उठ के, इधर नहीं आया तो इधर आ गया, ठीक है। चलो, हमेशा एग्जांपल मुझे अजय मिलता ही मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर रवि की बात की जाए तो रवि के पास में एक सिस्टम है, और उस सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और वो ओएस है मान लीजिए विंडोज। डन। और मान लीजिए किसकी बात करें, अजय की, तो अजय के पास में भी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम की अगर बात की जाए तो अजय के सिस्टम पर भी एक ओएस इंस्टॉल्ड है, और उस ओएस का नाम क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइनेक्स। डन। तो ये दोनों के क्या है भैया, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। डन। तो ये आ गया भैया आपका कौन सा, लाइनेक्स। बात खत्म हो गई। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना। यहां पर अगर मैं ए डॉट क्लास फाइल की बात करूं तो ये फाइल अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना चाहूं तो क्या ये फाइल वहां पे रन होगी? नहीं, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट होता है। रिमेंबर, अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज के बारे में आपको ये पता होगा कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो .exe फाइल को सपोर्ट करते हैं। अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा हुआ रहता है क्या, कि भाई आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है। अगर आपने बोला कि मैं मेरा प्लेटफॉर्म विंडो है और आप फाइल को डाउनलोड करोगे तो exe फाइल डाउनलोड होती है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है तो वहां पर आपका फाइल फॉर्मेट होगा .elf। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फाइल। डन। अब ध्यान देना प्लीज, तो यहां पर विंडोज का एक अलग फाइल फॉर्मेट होता है .exe, और अगर मैं लाइनेक्स की बात करूं तो लाइनेक्स का एक अलग फाइल फॉर्मेट होता है .elf। अब पॉइंट को ध्यान समझना, यहां पर क्या किया था आपने, यहां पर आपने जावा का एक प्रोग्राम लिखा था, उस कोड को कंपाइल किया, तो कंपाइल करने के बाद आपको 2 फाइलें मिली। पहली फाइल कौन सी है, डॉट क्लास, और दूसरी फाइल कौन सी है, डॉट क्लास। डन। अब प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल की बात की जाए तो इस फाइल का आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है। अब इस पर्टिकुलर फाइल को अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करूंगा तो ये फाइल रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी फाइल का एक्सटेंशन क्या है भैया? डॉट क्लास। और विंडोज कौन सी फाइल को सपोर्ट करता है? डॉट EXE। तो ये फाइल यहां पर रन नहीं होगी। अगर मैं यहां पर बात करता हूं डॉट क्लास फाइल की, इसको मैं रन करता हूं मान लीजिए लाइनक्स पे, तो वहां पे फाइल फॉर्मेट किया डॉट ELF, और ये फाइल यहां पर भी रन नहीं होगी। तो यहां पर ये जो फाइल बनी है डॉट क्लास फाइल, ये फाइल रन कैसे होगी? तो इसके बैकग्राउंड में कंसेप्ट वर्क करता है, इसे बोला जाता है JVM। रिमेंबर, जावा की बात की जाए तो जावा दो पार्ट में वर्क करती है। पहला पार्ट होता है जावा इज अ लैंग्वेज जिसका यूज करके आप कोई प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो। मगर जावा लैंग्वेज का एक पार्ट और होता है जिसे बोला जाता है JVM। और नॉर्मली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे मैक हो, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है जिसे बोला जाता है JVM। ध्यान रखना, अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हो तो उसमें भी JVM वर्क करेगा, अगर आप मैक यूज कर रहे हो उसमें भी JVM वर्क करेगा, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो उसमें भी क्या वर्क करेगा? आपका JVM वर्क करेगा। ध्यान रखना, तो हर OS में क्या अवेलेबल होता है? आपका JVM। डन? क्लियर? अब पॉइंट को ध्यान समझना। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर बात करता हूं विंडोज की, तो विंडोज का JVM अलग होगा, और अगर मैं बात करता हूं लाइनक्स की, तो लाइनक्स का JVM अलग अलग। डन? अब पॉइंट को ध्यान से समझना। JVM की अगर बात की जाए तो JVM किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, चाहे वो विंडोज का हो, चाहे लाइनक्स का हो, दुनिया का कैसा भी JVM हो, हर JVM एक फाइल को सपोर्ट करता है, वो फाइल होती है डॉट क्लास। डन? लाइनक्स का JVM भी क्या सपोर्ट करेगा? डॉट क्लास। अब पॉइंट को ध्यान समझो। अब यहां पर आपने जो फाइल बनी, आपने जावा कोड लिखा, कोड को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एक फाइल बनी, उस फाइल का नाम क्या? डॉट क्लास। अब इस पर्टिकुलर फाइल की बात की जाए तो यह फाइल आपके OS पे तो रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि OS क्या सपोर्ट करता है? डॉट EXE। डन? अब यहां पे ध्यान रखना, इस डॉट क्लास फाइल की बात की जाए तो इस फाइल को मैं फॉरवर्ड करूंगा JVM के पास। मतलब एक चीज ध्यान रखना, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारी फाइल OS के पास नहीं जाती, वो जाती है JVM के पास। डन? तो यहां पर मेरी फाइल किसके पास जाएगी? JVM के पास, और JVM इस फाइल को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि JVM कौन सी फाइल को सपोर्ट करता है? डॉट क्लास। सेम इट इज, ये वाली फाइल कहां जाएगी? आपके JVM के पास, लाइनक्स JVM के पास। डन? अब पॉइंट को ध्यान समझना, इस पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल की बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं बाइट कोड। डन? तो ये जो बाइट कोड है वो किसके पास जाएगा? JVM के पास। और JVM जिसका भी होगा, ये JVM किसका है? ये JVM विंडोज का है। तो विंडोज का JVM इस डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल कोड में। मतलब हम क्या दे रहे हैं JVM को? डॉट क्लास, और JVM काय में कन्वर्ट कर देगा? उसको डॉट EXE में। और ये जो EXE फाइल है वो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो जाएगी? रन हो जाएगी। सेम एज इट इज, ये जो आपकी डॉट क्लास फाइल है, मतलब आपका जो बाइट कोड है वो किसके पास जाएगा? JVM के पास। JVM क्या करेगा? इस डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल कोड में, मतलब डॉट ELF फॉर्मेट में, और आपका जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा? इस फाइल को एग्जीक्यूट कर लेगा। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो हमारा प्रोग्राम डॉट EXE में ही रन हो रहा है, डॉट ELF में ही रन हो रहा है, मगर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? आपका JVM। डन? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। तो डॉट क्लास फाइल किसके पास जाएगी? JVM, और JVM क्या करेगा? उस डॉट क्लास फाइल, मतलब आपके बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल कोड में। डन? तो उम्मीद करता हूं कि यह वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पर जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज को किस कंपनी ने डेवलप किया था? तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि सर जावा को एक कंपनी ने डेवलप किया था, उस कंपनी का नाम था ओरेकल। बट एक चीज ध्यान रखना, ओरेकल कंपनी ने जावा को डेवलप नहीं किया है। जावा को डेवलप करने वाली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम, और सन माइक्रो सिस्टम को बाद में ओरेकल कंपनी ने एक्वायर कर लिया था, परचेस कर लिया था एक तरीके से। डन? अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो जब
सन माइक्रो सिस्टम ने जावा लैंग्वेज को डिजाइन किया तो उसने इसे दो पार्ट में डिजाइन किया, क्योंकि उनका प्रिंसिपल क्या था, वो क्या चाहते थे, वो एग्जैक्टली ये चाहते थे कि भैया जावा लैंग्वेज का यूज करके अगर कोई प्रोग्राम बनाया जाए तो वो प्रोग्राम हर प्लेटफॉर्म पे रन होना चाहिए, मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होना चाहिए। डन। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले डेवलप करी जावा को एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैक्सिमम एक पैटर्न पे काम करती है। क्या होता है, एक कोड होता है किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, तो कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ एक कोड होगा। ये कोड है मान लीजिए, उस कोड को एक कंपाइलर क्या करेगा, चेक करेगा। डन। उसकी सिंटैक्टिकल, उसकी सेमेंटिक एरर को चेक करेगा और चेक करने के बाद में एक फाइल जनरेट करेगा और उस फाइल का नाम क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। डन। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आप किसी भी ओएस पे क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, विंडोज या फिर लाइनेक्स। डन। या फिर मैक, कोई भी हो सकता है। डन। अब यहां पर जावा के साथ प्रॉब्लम थी। जावा के साथ प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि जावा भी वैसे ही काम करती जैसे अदर लैंग्वेज काम करती है। जावा का यूज करके आप एक प्रोग्राम बनाओगे, ये प्रोग्राम हो गया आपका। इस प्रोग्राम को क्या करोगे, एक कंपाइलर के पास पहुंचाओगे और कंपाइलर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को चेक करेगा और चेक करने के बाद में उस कोड को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद एक फाइल जनरेट करेगा। मगर यहां क्या था कि यहां पर जो फाइल जनरेट हुई थी वो फाइल कौन सी है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। मगर जावा की बात की जाए तो जावा में जब आप किसी कोड को कंपाइल करते हो तो कंपाइल करने के बाद जो फाइल जनरेट होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती है, वो एक बाइट कोड होता है। और बाइट कोड किस फॉर्मेट में होता है, डॉट क्लास फॉर्मेट में। और प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि भैया जो डॉट क्लास फाइल होती है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्ट नहीं की जाती। डॉट क्लास फाइल ना तो विंडोज पे चलेगी और ना ही लाइनेक्स पे चलेगी। तो इस केस में जावा के साथ एक प्रॉब्लम और थी कि वो ये चाहता था कि भैया ये जो डॉट क्लास फाइल है ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला ठीक है भैया एक काम करते हैं, हम यहां पर हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म डिजाइन कर देते हैं। तो उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म डिजाइन कर दिया और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जेवीएम। और उन्होंने बोला कि ये प्लेटफॉर्म किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें कौन वर्क कर रहा है, आपका जेवीएम। आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कौन काम कर रहा है, आपका जेवीएम। तो जब भी हम हमारे कोड को रन करने की कोशिश करेंगे, मतलब हमारी जो डॉट क्लास फाइल है इसको रन करने की कोशिश करेंगे, तो फाइल किसके पास चली आएगी, जेवीएम के पास। और जेवीएम उसको काय में कन्वर्ट कर देगा, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में। मतलब जावा ने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करी हैं। जावा ने आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी प्रोवाइड करी है जिसका यूज करके आप प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट या फिर बाइट कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। डन। और साथ ही साथ जावा ने एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जिसका नाम है जेवीएम। और जेवीएम का यूज करके आप जावा के कोड को या फिर जावा के जो बाइट कोड है उस कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जावा ने डेवलप करने का एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया है और जावा ने आपको उस प्रोग्राम को रन करने का एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया है। दैट्स व्हाई जावा के लिए एक वर्ड यूज होता है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है मगर जावा साथ साथ में एक प्लेटफॉर्म भी है। रिमेंबर, प्लेटफॉर्म मतलब क्या, प्लेटफॉर्म मतलब वो एनवायरनमेंट जिस पर आप किसी प्रोग्राम को रन करोगे। विंडोज एक प्लेटफॉर्म है क्योंकि उसके ऊपर क्या करते हो, आप किसी एप्लीकेशन को रन करते हो। लाइनेक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, किसी एप्लीकेशन को रन करते हो। सेम एज इट इज अगर जेवीएम की बात की जाए तो जेवीएम भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जावा में बने हुए एप्लीकेशन को रन करोगे। रिमेंबर, अदर लैंग्वेज के प्रोग्राम जेवीएम पे रन नहीं होंगे। अगर आपने कोई प्रोग्राम पाइथन में बनाया है तो वो प्रोग्राम जेवीएम पर रन थोड़ी होगा, उसको रन करने के लिए आपको पीवीएम चाहिए होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। डन। मगर जावा में अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो वो प्रोग्राम कहां रन होगा, आपका जेवीएम पे। मतलब जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और जावा एक प्लेटफॉर्म भी है। डन। इसके अलावा भी जावा लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं।
तो पहला रीजन तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसका नाम क्या है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो व्हाट इज JVM? JVM इज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच यू कैन रन एनी जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन को रन करने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो कौन है? आपका JVM। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द हार्डवेयर। रिमेंबर, देखिए जावा में जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। डन। अगर सोचिए कि अगर आपका जो हार्डवेयर है वो अलग अलग कंपनी ने अलग अलग हार्डवेयर को डिजाइन कर रखा है, तो अगर आपका एप्लीकेशन जो भी आपने प्रोग्राम बनाया वो अगर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता तो हर हार्डवेयर के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना पड़ता, मगर वो सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करेगा? आपका JVM। आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करेगा। डन। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंट रन टाइम एनवायरमेंट। अब यहां पर इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई जावा प्रोग्राम लिखा, डन, तो वो प्रोग्राम विंडोज पर जब एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, आपको पता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसकी क्या बन गई? डॉट क्लास फाइल। और जब वो डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, जिसे कौन कन्वर्ट करेगा? JVM पे। तो जिस तरह से वो विंडोज पे रन हो रहा है उसी तरीके से सेम एज इट इज वैसा ही बिहेवियर वो लाइनक्स पे भी शो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम को अगर विंडोज का JVM EXE में कन्वर्ट कर रहा है तो वो अलग तरीके से काम करे, और लाइनक्स का JVM उसको ELF में कन्वर्ट कर रहा है तो अलग तरीके से काम करे। सब दूर आपका प्रोग्राम एक जैसा बिहेव करेगा। डन। मतलब आपको यह सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि विंडोज के अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम कैसा दिखेगा और लाइनक्स के अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम कैसा दिखेगा। वो सब कुछ कौन मेंटेन करेगा? आपका JVM। डन। मतलब कंसिस्टेंट रन टाइम एनवायरमेंट। क्लियर है? इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डन। अब यहां पर जावा की बात की जाए तो जावा में अलग अलग वर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग क्लासेस दे रखी पहले से बनी हुई। जैसे आपकी बात की जाए तो आपने C++ में अगर वर्क किया हुआ तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि वहां पर अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो हर काम को करने के लिए आपके पास पहले से बने बनाए फंक्शन अवेलेबल होते हैं। printf, scanf, getcs, clr, str। इसके अलावा अगर आप स्ट्रिंग पे वर्क कर रहे हो तो वहां पे बने बनाए फंक्शन मिलेंगे, strlen, strcpy। तो ये क्या होते हैं? बने बनाए फंक्शन। तो सिंपल वर्ड में क्या, ये एक लाइब्रेरी है जो किसने प्रोवाइड कर रखी है? C++ ने। सेम एज इट इज अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में भी आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रखी है जिसे बोला जाता है क्लास लाइब्रेरी। डन। मतलब बनी बनाई बहुत सारी क्लासेस है और उन क्लासेस का आप आपके प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। अब पॉइंट को ध्यान समझना, यहां पर जितनी भी क्लासेस जावा ने पहले से डिजाइन कर रखी हैं वो क्लासेस विंडोज के साथ भी डील करेंगी, लाइनक्स के साथ भी डील करेंगी, मैक के साथ भी डील करेंगी, मगर आपको यह सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो क्लासेस इंटरली कैसे काम कर रही हैं। उसकी लाइब्रेरी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकती हैं। वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। एज ए डेवलपर मुझे ये बिल्कुल सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पर्टिकुलर जावा क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास है, उस क्लास का नाम मान लीजिए फॉर एग्जांपल फाइल नाम की क्लास मिलेगी। अब इस पर्टिकुलर क्लास की बात की जाए तो ये क्लास आपके विंडोज ओएस से भी डील करेगी, यही क्लास आपके लाइनक्स ओएस से भी डील करेगी और यही क्लास आपके मैक ओएस से भी डील करेगी। मगर मुझे कोई मतलब नहीं है कि यहां पर ये विंडोज, लाइनक्स और मैक के साथ कैसे डील कर रही है। डन। मेरा काम है केवल और केवल इस पर्टिकुलर फाइल से कम्युनिकेट करना, इस पर्टिकुलर क्लास से कम्युनिकेट करना। डन। तो ये अगला एडवांटेज है जिसकी वजह से जावा कैसी है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। डन। मतलब आपने अगर सी की बात की तो सी में क्या होता है कि अगर आपको विंडोज के लिए प्रोग्राम रन करना तो क्या करोगे? आप प्रोग्राम को बनाओगे, उसको विंडोज पे कंपाइल करोगे और EXE फाइल मिल जाएगी। जब आप लाइनक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आपको प्रोग्राम को वापस से चेंज करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? लाइनक्स के अकॉर्डिंग। डन। और फिर आप उसको कंपाइल करोगे लाइनक्स ओएस के ऊपर। मैक के अकॉर्डिंग चलाना तो क्या करना पड़ेगा? आपको मैक के अकॉर्डिंग उसको कंपाइल करना पड़ेगा, कोड को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा और देन कंपाइल करोगे। मगर जावा लैंग्वेज का यूज करके अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो उस प्रोग्राम को आपको अलग अलग
ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो कोड आपने लिखा है वही कोड हर ओएस पर एज इट इज वर्क करेगा। यू डोंट नीड टू चेंज दैट कोड फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ओएस के लिए आपको उसको बार बार चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स वाई अगर अपन जावा की बात करें तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, डन, मगर मैं एक जनरल आइडिया के बारे में बात कर रहा हूं कि ये मेन रीजंस हैं। इसके अलावा जो अपकमिंग टॉपिक्स आएंगे उनके अंदर और भी रीजंस आएंगे, मैं उनको क्लियर करता चलूंगा कि भैया ये भी एक रीजन है, वो भी एक रीजन है। बट बेसिकली अगर बात की तो ये रीजंस है जिसके वजह से जावा कैसी लैंग्वेज है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक प्रिंसिपल पे काम करती है, उसका नाम होता है वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो क्यों है। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। डन। राधे राधे, जय श्री राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।